हेलो दोस्तों, मैं आपको सी शार्प बिगिनर कोर्स सीरीज़ के 5th लेक्चर में वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको वेरिएबल्स, डाटा टाइप और वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उसके अंदर किसी तरह का डाटा स्टोर कर सकें। वेरिएबल और डाटा की एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास एक एम्प्टी ग्लास है, तो एम्प्टी ग्लास आप ये अज्यूम करें कि वो वेरिएबल है। अब आपने इसके अंदर जूस डालना है, तो जूस आप ये अज्यूम करें कि वो हमारे पास डाटा है या स्ट्रीम ऑफ डाटा है। तो जूस को जब आप एम्प्टी ग्लास के अंदर डाल दोगे तो आपका ग्लास फिल हो जाएगा जूस से। तो अब आपके पास फ़ायदा ये है कि आप जूस का जो फिल ग्लास है वो आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं या आप उसको पी सकते हैं। यही सेम एग्जांपल, यही सेम वे हमारे पास वेरिएबल्स और डाटा का है। डाटा को हम प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए प्लेस होल्डर हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के डाटा होता है कि जिससे हमारे पास टेक्स्ट डाटा है, इंट डाटा है, इंटीजर है, या हमारे पास वीडियो है, इमेज है, ऑडियो है। तो हर तरह के डाटा के लिए डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी होती हैं। ठीक है। यानी कि आपने अगर डाटा स्टोर करना है तो आपको वेरिएबल चाहिए, और वेरिएबल चाहिए वो वाला जिस तरह का डाटा है। ठीक है। यानी कि डाटा की टाइप और वेरिएबल की टाइप हमेशा सेम होनी चाहिए अगर आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास एक लैपटॉप का बैग है, उसके अंदर आप सिर्फ लैपटॉप ही रख सकते हो, उसके अंदर आप टीवी नहीं रख सकते क्योंकि वो टीवी उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि बैग बहुत छोटा है। ठीक है। इसलिए हमारे पास कुछ छोटे डाटा भी होते हैं, उसको हम छोटे वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हमारे पास बड़े डाटा भी होता है, उसको हम बड़े डाटा में स्टोर करते हैं। ठीक है। यानी कि हमारे पास वेरिएबल के साइज भी होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास बेसिक डाटा टाइप है वो है इंट। तो इंट हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करें। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, मतलब 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे पास, वो इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें पॉइंट्स नहीं आते, मतलब 1.1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आपने वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो आपने उसका टाइप बताना है कि वेरिएबल की टाइप कौन सी होगी, फिर आप वेरिएबल का नाम लिख दो एज। ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो होगी 22। ठीक है, क्योंकि मेरी एज 22 है। अब आप देखो कि वेरिएबल को हमने किस तरह लिखा है, उसको वैल्यू किस तरह दी है। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल की टाइप बताई है, फिर हमने वेरिएबल का नाम लिखा है और इक्वल का साइन लगा के उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी है। अब एज के पास जब भी हम एज को यूज़ करेंगे का मतलब है कि हम 22 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाली वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है, वो काम करने के लिए आपको क्या करना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन आपने लिखना है। ठीक है। और उसके अंदर आप डबल कोटेशन के अंदर लिखें एज। ये वो तरीका है जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में करते आए हैं, क्योंकि हमने इस तरह स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने जैसे ही स्टार्ट किया हमें पता चला कि कंसोल डॉट राइट लाइन ने डायरेक्ट एज प्रिंट कर दिया है, लेकिन एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट नहीं की। वो क्यों नहीं प्रिंट की, क्योंकि हमने डबल कोटेशन के अंदर जिस तरह के वर्ड्स होंगे कंसोल की विंडो में उसी तरह ही डिस्प्ले होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एज वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है, वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो वाला वेरिएबल डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखना, मैं सिंपल एज इस तरह लिख दूंगा। ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा। अब इसके अंदर 22 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप देखें कि मैंने वेरिएबल जिस जगह डिक्लेयर किया है उसी जगह उसको इनिशियलाइज भी किया है। ठीक है। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज मैं इसको कहीं और कर दूँ, एज इक्वल टू 22 मैंने इस तरह कर दिया। ठीक है। तो अब भी बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है। अगर मैंने लिख दिया इस लाइन के बाद एज इक्वल टू 10, ठीक है, तो अब स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, अब स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट होगा। ठीक है। 22 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि 22 तो था पहले एज में, लेकिन फिर हमने उसको ओवर ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो है छोटी सी, वो हमारे पास एक ही रूम है, एक ही रूम के अंदर सिर्फ एक ही डाटा आ सकता है। पहले आपने 22 लिखा, वो आ गया, फिर आपने 10 लिखा, जब आपने 10 लिखा तो आपने प्रीवियस वाला डाटा डिलीट कर दिया, अब आपने उसके अंदर न्यू वैल्यू 10 एंटर कर दिया। ठीक है।
अच्छा, आप क्या कर सकते हो कि मैं ज़रा एग्जाम्पल को सिंपल करना चाह रहा हूँ। 5 लिखा मैंने, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एज के अंदर इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एज इंक्रीज़ होगी है कितनी, 1 साल ज़्यादा होगी है। वो मैं किस तरह करूँगा? एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं 6 लिख दूँ इधर, ठीक है। वो अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी न्यू एज क्या है, 6 है, 6 ईयर्स छोड़ लूँ मैं, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि मुझे अपनी प्रीवियस एज का नहीं पता कि मेरी प्रीवियस एज क्या थी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी जो एज है करंट, मुझे नहीं पता मेरी क्या एज है, मे बी मेरी एज 20 है या 5 है, जो भी एज है उसके अंदर एक इजाफा कर दो, ठीक है। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर लिखना पड़ेगा एज प्लस 1, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो अब इधर 6 लिखा आएगा। ये बहुत आपने ध्यान से देखना है, इसको समझना आपने। हुआ क्या है कि अभी एज के अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हुई, अभी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसके अंदर क्या आ रहा है? सबसे पहले इसके अंदर क्या है? 5, ठीक है, और +1। 5 + 1 कितना हो गया? 6। अभी इसका रिजल्ट आ गया, 6 आया है, तो 6 मैंने एज के अंदर स्टोर कर दिया, यानी कि अब एज की न्यू वैल्यू क्या है? 6। इसी तरह अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरी अभी करंट एज जो भी है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास ये मैंने जो इंक्रीमेंट और ये जो मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास इसका शॉर्ट वे भी है। वो शॉर्ट वे क्या है कि मैं इस तरह लिख दूँ ++, ठीक है। मैंने ++ लिखा है, ये काम वही करेगा जो कि अभी मैंने किया, एज इक्वल टू एज +1। ये उसका अल्टरनेटिव है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। जो मैंने पहले कोड किया है ना, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो आपकी अभी जो एज है उसमें 1 का इजाफा कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि उसमें 1 का डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो मैं माइनस माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मेरी करंट एज होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको जो दूसरी डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हम उसके अंदर कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकें। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमने में भी किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस में स्ट्रीट नंबर भी आता है, स्ट्रीट का नेम भी आता है, हाउस नंबर भी आता है, हाउस नेम भी आता है, वो सारा उसमें अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू सियालकोट पीके, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो उसने मुझे एड्रेस डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जो उसमें से एक रूल है वो ये है कि जिस तरह की डाटा टाइप होगी उसी तरह की आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। यानी कि इंट एज के अंदर मैं सियालकोट नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि सियालकोट की जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, लेकिन एज की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है। ये कन्फ्लिक्ट आ गया है डाटा टाइप्स का। तो एज में हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, क्योंकि उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास इंट ए है, उसके अंदर वैल्यू है 1, इंट बी है, उसके अंदर वैल्यू है 2, ठीक है। तो सम में तो इंटीजर सम में आएगा a + b, ठीक है। अब क्या होगा कि a और b का रिजल्ट सम होगा। अब क्या होगा कि a और b की वैल्यू सम होगी और उसका जो रिजल्ट होगा वो सम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैं क्या करता हूँ कि एक में इंट मल्टीप्लाई, ठीक है, a × b। इसी तरह इंट -a × b, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज मैं इस तरह प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास सम 3 है, मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और माइनस का वो -1 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप एक चीज़ और देख रहे हो, वह ये है कि जो मेरे पास अभी रिजल्ट शो हो रहा है
वो रिजल्ट वो ऑड वे से डिस्प्ले हो रहा है, मतलब 3 2 -1 व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, ठीक है, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इधर लिखा है कि सम इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, माइनस इक्वल टू 1, ठीक है। वो करने के लिए यानी कि आप चाहते हैं कि रिजल्ट भी है कि वेल फॉर्मेट में शो हो, तो वो हम किस तरह करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वो वे सिखाऊंगा जो इजी है, ठीक है, जो कि C#6 में यूज होता है। वो तरीका फॉलो करने के लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो 2015 इंस्टॉल होना चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। तो अभी मैं आपको एक तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि जिससे हम अपना वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज एक वेल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं तो लिखता हूँ कंसोल। अच्छा बाय द वे, जो भी मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ ये C#6 में अवेलेबल है। अगर आप ये फीचर को यूज़ करना चाहते हो तो आपने विजुअल स्टूडियो 2015 अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, इधर मैं डॉलर का साइन लगाऊंगा और फिर डबल कोटेशन लिखूंगा, ठीक है। यानी कि डबल कोटेशन से पहले आपने डॉलर का साइन लगा देना है, बस इतना सा काम है। आपने लिखा सम इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर आपने वेरिएबल का नाम लिख देना है सम, ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या होगा कि सम की वैल्यू भी मुझे शो होगी, मल्टीप्लाई की वैल्यू भी शो होगी और माइनस की वैल्यू भी शो होगी मुझे, ठीक है। तो ये एक वे है कि आप इसको वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हो इस तरह से। अच्छा, एक तरीका, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आप कब यूज़ कर सकोगे कि जब आप डबल कोटेशन से पहले डॉलर का साइन लगाओगे। अगर आप नहीं लगाओगे, ठीक है, तो तब उसकी वैल्यू कभी भी शो नहीं होगी, तब वैसे का वैसे सम शो होगा, मल शो होगा, मिन शो होगा, ठीक है। तो आप डॉलर का साइन लगाएं, तब आपको उसकी वैल्यूज भी शो हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो 2015 इंस्टॉल नहीं है, तो उस सूरत में ये फीचर तो कभी भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये वाला, अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको वेल फॉर्मेट में अपना वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, वो करने के लिए आपको ज़रा ओल्ड वे से चलना पड़ेगा। वो किस तरह है, आप लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, इसके अंदर लिखो सम इक्वल टू मल इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू, ठीक है। अब आपने सॉरी माइनस इक्वल टू, अच्छा अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा लेकिन मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, मतलब सम के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा कि वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बताया ही नहीं कि इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या है। वो करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने इधर वेरिएबल्स बताना है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम डॉलर का साइन लगाया कि इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखा था, लेकिन इस दफ़ा वे तो वही है लेकिन स्लाइटली सा डिफरेंस है। वो किस तरह है कि आपने ये जहाँ पे डबल कोटेशन खत्म होती है यहाँ पे सारी वेरिएबल्स लिखनी है, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ सम, इधर मैं लिखता हूँ मल, इधर मैं लिखता हूँ माइनस, ठीक है। अब आपने ये सारे लिख दिए हैं। अब आपने ये बताना है कि सम इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि इधर तो 1 2 और 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इधर आपने कौन सी वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है, आपने सम वाली की वैल्यू शो करनी है। तो आपने बताना है कि सम कौन सी लोकेशन में पर है, तो सम जो भी सबसे पहले होगा वो हमारा 0 लोकेशन होगी, ठीक है। तो मल हमारा 0 के बाद 1 लोकेशन में पाया जाएगा और मीन हमारा 2 लोकेशन में पाया जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 1 और इधर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे पता चलेगा कि सम इक्वल टू 3 है, मल इक्वल टू 2 है, मिन इक्वल टू -1 है। लेकिन इधर भी एक मुझे तरीका अच्छा नहीं लग रहा, वो ये कि मैंने सारा जो डाटा है वो एक ही लाइन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया है। मैं इसको डिफरेंट लाइन में ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सम एक लाइन में शो हो, मल दूसरी लाइन में शो हो और मिन तीसरी लाइन में शो हो। वो करने के लिए मैंने क्या करना है कि जहाँ पे आपका सम का रिजल्ट एंड हो रहा है उसके बाद आप एक न्यू लाइन स्टार्ट कर दो। वो करने के लिए आपको \n यूज करना है, ठीक है। इसी तरह मल के बाद भी आप \n यूज कर लें। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो अब मुझे यह पता चल जाएगा कि सम इक्वल टू 3 है, मल इक्वल टू 2 है एंड मिन इक्वल टू -1। तो ये एक वे है कि आप किस तरह इंटीजर वैल्यू आप इनिशियलाइज करें, ठीक है, फिर आप इंटीजर वैल्यू में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें और वो तमाम चीज़ें आप एक वेल ऑर्गेनाइज वे से कंसोल डॉट राइट लाइन में आप डिस्प्ले करें, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताता हूँ। अब जो हमारी सेकंड डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग,
तो स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं फॉर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए। मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन सी होती हैं कि जिस तरह मेरा एड्रेस है सियालकोट, ठीक है, मेरा स्ट्रीट नंबर है 2, मेरा हाउस नंबर है दिस। तो अल्फा न्यूमेरिक वाली वैल्यूज़ होती हैं कि जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हो और या फिर अल्फ़ाबेट्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आप साथ लिख सकते हो। इस तरह का अगर आपके पास कोई डाटा है तो उस डाटा की टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग डाटा हमेशा स्ट्रिंग वेरिएबल में ही स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग डाटा का आपको पता है किस तरह चलेगा, हर स्ट्रिंग डाटा डबल कोटेशन में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक टिप है, मैं इसके अंदर लिखता हूँ सियालकोट पीके। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। तो अब मुझे पता चल गया है कि मेरा जो एड्रेस है, ठीक है, वो है सियालकोट। अब मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं, वो है स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करना, ठीक है। मेरे पास है स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल टू अली, स्ट्रिंग लास्ट नेम इक्वल टू असद, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं ये दोनों वैल्यूज में डिस्प्ले करूं। तो वो दोनों वैल्यूज में किस तरह डिस्प्ले करूंगा, एक तो तरीका है कि मैं ये करूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर लिखूँ फर्स्ट और इसके अंदर लिखूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। लेकिन आप देखें कि ये वाली वैल्यूज से डिफरेंट लाइन में ब्रेक हुई हैं। क्यों ब्रेक हुई हैं? क्योंकि जो आपका राइट लाइन है, जब राइट लाइन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो स्टेटमेंट के बाद एक न्यू लाइन में आपको ले जाता है। क्योंकि जब राइट लाइन अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करता है तो स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद कर्सर हमारा न्यू लाइन के ऊपर चले जाता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट नेम भी हमें एक अलग लाइन में शो हुआ है और लास्ट नेम भी हमें डिफरेंट लाइन में शो हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ एक ही लाइन के ऊपर शो हो तो मैंने क्या करना है, स्ट्रिंग फुल नेम, एक मैंने फुल नेम का वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर इस सब को कंकैटिनेट कर देना है, ठीक है। कंकैटिनेट क्या होता है, जोड़ना, मतलब अली के साथ असद लिखा आएगा बिल्कुल साथ। कंसोल डॉट राइट लाइन फुल नेम, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। इधर लिखा है अली असद, लेकिन आप देख रहे हैं कि अली और असद के दरमियान स्पेस नहीं है, तो आपने वो स्पेस भी लेके आनी है। तो वो स्पेस हम किस तरह लेके आएंगे, आप क्या करो कि लास्ट नेम के बाद फर्स्ट के बाद आप थोड़ी स्पेस रखो, ठीक है। ये स्पेस भी काउंट होगी और फिर लास्ट नेम, ठीक है। अब हमारे पास लिखा आ गया अली भी और असद भी और उसके दरमियान एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई है, ठीक है। और इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, ये था हमारे पास स्ट्रिंग। इसी तरह हमारे पास एक डाटा टाइप है, वो है डबल। तो डबल डाटा टाइप यूज करते हैं ताकि हम उसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकें, ठीक है। डेसिमल वैल्यू कौन सी होती हैं कि जो पॉइंट्स में होती हैं, 1.2, 1.5 इस तरह की, ठीक है। इसको मैंने डिस्प्ले करना है। तो मैं इसको इस तरह से डिस्प्ले कर लूंगा, ठीक है। आप इसको वेल फॉर्मेट में कर सकते हो कि डेसिमल वैल्यू इक्वल टू दिस, ठीक है, वगैरह वगैरह। जो फाइनल जो हमारे पास डाटा टाइप है वो है फ्लोट। तो फ्लोट डाटा टाइप ही डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन फ़र्क फ्लोट में और डबल में सिर्फ इतना ही है कि इनके साइज का फ़र्क है, ठीक है। एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, ठीक है। एक में कम पॉइंट्स की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो और दूसरे में ज़्यादा पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक में आप स्टोर कर रहे हो ऐसी वैल्यूज़ के जिसके पास पॉइंट के जिसकी लिमिट है पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़, ठीक है। और एक वो वाली टाइप है कि जिसके अंदर आप वो वाला डाटा स्टोर कर सकते हो कि जिसके अंदर जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ है वो 4 से ज़्यादा है, मतलब 8 है या 10 है, ठीक है। बस इनके साइज़ का फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है इनमें। फ्लोट ft इक्वल टू 1.5 मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा। एरर मुझे ये कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट मैं 1.5 को कंसिडर करता हूँ कि वो डबल है, ठीक है। लेकिन आप उसको फ्लोट में आप उसको स्टोर कर रहे हो जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल का साइज़ फ्लोट से ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्लोट का साइज़ डबल से कम होता है।
तो आपने कहना है कि 1.5 असल में डबल नहीं है, ये फ्लोट है। वो बताने के लिए आपने डाटा लिखने के बाद एंड में आपने f लिख देना है, ठीक है। फिर आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखें और इधर FD लिख दें, ठीक है। अब मुझे 1.5 मुझे डिस्प्ले कर देगा एज अ फ्लोट वैल्यू। ओके, ये काम हो गया। तो इसमें भी आप सारे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्योंकि ये अरिथमेटिक सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। इसलिए आप अरिथमेटिक जितनी ऑपरेटर्स हैं इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडुलस वो सारे आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ लेके जाता हूँ। इस पार्ट में हम ये सीखेंगे कि अभी तक जो हमने वैल्यूज ली हैं वो प्रोग्रामर ने, मतलब हम डेवलपर ने खुद ही लिखी हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की वैल्यूज होती हैं जो कि यूज़र को लिखनी चाहिए, क्योंकि हम एप्लीकेशन यूज़र के लिए बना रहे हैं। तो वो अपना नेम मुझे बताए, अपना लास्ट नेम मुझे बताए, अपनी एज बताए, अपना एड्रेस बताए, इस तरह का अपना मुझे डाटा मुझे लिख के दे, ठीक है। तो वो हम किस तरह लेंगे, तो यूज़र से वैल्यूज हम किस तरह लेंगे वो मैं आपको अब सिखाता हूँ। तो आपने यूज़र से उसका नेम लेना है, तो स्ट्रिंग n, ठीक है। तो नेम आपने किस तरह लेना है, आप सबसे पहले एक मैसेज तो आप लिखें स्क्रीन के ऊपर कि कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। n इक्वल टू, एक तो तरीका है कि आप इधर आप लिखते हैं अली, लेकिन ये वो तरीका है कि आपने खुद बता दिया, लेकिन यूज़र का नाम में भी हमजा हो या यूज़र का नाम लगते हो, ठीक है। तो वो यूज़र तो अपनी वैल्यू खुद देगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का पता है, बस आपने ध्यान देना है। हम यूज़ करेंगे कि कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन आपको पता है हम यूज़ करते हैं इसलिए कि जब तक यूज़र एंटर प्रेस ना करे तब तक वो स्क्रीन के ऊपर स्टे करेगा। जैसे ही यूज़र इनपुट दे देगा एंटर की, तो हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करेंगे। ये तो मैंने आपको उसका थोड़ा सा हिस्सा बताया था। असल में कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है कि वो वेट करता है उन तमाम कीज़ का कि जो यूज़र लिखे, और उसको एंड तब करेगा जब यूज़र एंटर करेगा, ठीक है। जब यूज़र एंटर का की प्रेस करेगा, और एंटर के की प्रेस करने से पहले उसने जितनी भी कीज़ प्रेस की थी वो सारी वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा उस तरफ, जो वो सारी वैल्यूज़ वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। मैं तो लिखता हूँ। तो बेसिकली कंसोल डॉट रीड लाइन यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे हम आगे नहीं मूव करेंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। लेकिन एंटर प्रेस करने से पहले अगर मैंने कीबोर्ड में कुछ कीज़ मैंने एंटर की हैं, मतलब ABC मैंने कुछ लिखा है, तो वो भी सारी वैल्यूज़ कॉपी करके अपने लेफ्ट साइड के ऊपर जो वेरिएबल होगा उसको दे देगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी, तो मैं वो वैल्यूज यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम, तो मैं लिखता हूँ मेरा नेम है अली असद, ठीक है। उसने शो कर दिया n इक्वल टू अली असद, यानी कि उसने अब यूज़र से वैल्यू ले ली है, ठीक है। तब तक वो लेता रहेगा जब तक यूज़र एंटर ना प्रेस कर दे, ठीक है। जब एंटर प्रेस कर देगा तो वो तमाम जो इनपुट कीज़ होंगी उसकी सारी वैल्यूज़ अपने लेफ्ट साइड बड़े वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अच्छा, आपने एक चीज़ आपने देखी है कि जब मैंने ये प्रोग्राम रन किया था तो इसके अंदर कर्सर नीचे आ रहा था, हालांकि मैं चाहता हूँ कि लिखा है प्लीज एंटर योर नेम, यहाँ पे यूज़र अपना नेम एंटर करे नेम के फॉर्म बाद, ना के नेक्स्ट लाइन के ऊपर, क्योंकि फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। वो क्यों इसलिए कर रहा है, क्योंकि मैंने राइट लाइन यूज़ की है। तो राइट लाइन क्या करता है कि जब अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेता है तो वो न्यू लाइन में चला जाता है, ठीक है। तो कर्सर न्यू लाइन की तरह मूव कर देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो न्यू लाइन में ना आ जाए, जब उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई है तो वो उधर ही रुक जाए, वो करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ ये लाइन का वर्ड बता देना है। तो ये लिखा आएगा कंसोल डॉट राइट, तो अब आपका कर्सर उधर ही मौजूद होगा। कंसोल डॉट राइट, ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इधर मैं लिखता हूँ अली असद, ठीक है, n इक्वल टू अली असद। अब बहुत वेल फॉर्म से डाटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरह मूव करेंगे। उस पर हम सीखेंगे कि यूज़र से वैल्यू हम किस तरह लेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो हम
कोड के दौरान दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन रन हो तो यूज़र मुझे अपना फर्स्ट नेम उधर बताए, अपना लास्ट नेम मुझे वहाँ पे बताए। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने यूज़र से इंटीजर वैल्यू किस तरह लेनी है। ठीक है, आपने स्ट्रिंग वैल्यू तो ले ली है लेकिन आपने इंटीजर वैल्यू नहीं ली। तो इंटीजर वैल्यू लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि सी शार्प में हम वेरिएबल के अंदर सिर्फ उस तरह की वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं जिस तरह की उस वेरिएबल की टाइप है। ठीक है, यानी कि अगर वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग है तो हम उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे, अगर वेरिएबल हमारे पास इंटीजर है तो हम उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। हम इंटीजर वैल्यू के अंदर कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यूजर से इंटीजर वैल्यू किस तरह लेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। हम यहाँ पे इंट वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, मैं यूजर को कहता हूँ कि अपनी एज एंटर करें। ठीक है, इधर ना जरा मैं राइट लाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने उस लाइन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ठीक है, सेम उसी तरह हम रीड लाइन लिखेंगे, लेकिन अब इस दफ़ा एरर आ जाएगा हमारे पास। एरर क्या आएगा, वो ये कहेगा रीड लाइन असल में वैल्यूज़ को रीड तो करता है यूज़र से, लेकिन वो वैल्यूज़ को रीड करने के बाद उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको देगा, लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। वो करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है इंट डॉट पार्स। सिंपल ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने। ठीक है, ब्रैकेट लगा देनी है और क्लोजिंग ब्रैकेट आपने वहां लगानी है जहाँ पे रीड लाइन हमारा एंड होगा। अब क्या होगा कि हमारी जो अब क्या होगा कि वो हमारी जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा और वो वैल्यू एज में आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको अब डिस्प्ले कर सकता हूँ। एज 10, इसने 10 शो कर दिया है। इधर मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो ये कि कंसोल डॉट रीड लाइन से जो हमें वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 10। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए इंटीजर में 10। तो इंटीजर में 10 करने के लिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया थ्रू int डॉट पार्स। ठीक है, सिंपल। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि हमने इस तरह क्यों किया है, क्योंकि स्ट्रिंग इस 10 के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस तरह कर लें कि 10 प्लस 10, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास 10 10। तो इसका आंसर हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो वो हम देख लें कि वो चीज़ क्या आती है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो 10 प्लस 10 20 नहीं आएगा, बल्कि 10 प्लस 10 को कंकैटिनेट कर देगा। मतलब वो स्ट्रिंग है। ठीक है, वो उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते, यही इसके अंदर फॉल्ट था। ठीक है, तो हमने क्या करना था कि हम चाहते थे कि हम ये जो 10 हमारे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, हम इसके ऊपर अरिथमेटिक परफॉर्म कर सकें। मतलब प्लस हो रहा है तो 10 प्लस 10 20 आए। ठीक है, तो वो करने के लिए एक तो आपके पास ये तो इंटीजर चाहिए, और आपके पास ये जो वैल्यूज हैं ये भी इंटीजर होनी चाहिए। मतलब 10 हमारा इंटीजर हो, स्ट्रिंग ना हो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम करेंगे तो अब 10 प्लस 10 20 आएगा। ठीक है, इसलिए हमें कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर जो हमारे पास 10 वैल्यू आई थी वो स्ट्रिंग आई थी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और वो हमने शो कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप फ्लोट वैल्यू यूजर से किस तरह लेंगे। मैं लेता हूँ फ्लोट ft, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ ft। ठीक है, मैं इधर राइट लाइन नहीं करता बल्कि राइट कर देता हूँ, मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ जब मैं रीड करनी हो वैल्यू। ft इक्वल टू तो फिर मुझे एरर देगा। एरर वो ये देगा कि स्ट्रिंग वैल्यू है वो फ्लोट में नहीं कन्वर्ट हो सकती। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ लिखना है फ्लोट डॉट पार्ट्स। मतलब जिस तरह की आपने कन्वर्जन करनी है उस तरह आपने उसकी टाइप लिख के 7 पार्ट लिख दो। ठीक है, और जहाँ पे रीड लाइन खत्म हो रहा है वहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आप लगा दें।
मैंने लिखी वैल्यू 12.3, उसे मुझे शो कर दिया 12.3। ठीक है, तो ये था कि हमने यूजर से वैल्यू किस तरह लेते हैं, हम उसको कन्वर्ट किस तरह करते हैं और हम उसको वेल फॉर्मेट में डिस्प्ले किस तरह करते हैं। तो फाइनली मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, फिर हम ये लेक्चर क्लोज कर देंगे। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंटीजर वैल्यू लूँ। ठीक है, इंट ए, उसके अंदर हमारे पास है 10 या 10 की जगह तो मैं लेता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 12, इंटीजर b इक्वल टू 10। ठीक है, पहले हमने इसके अंदर अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया था, लेकिन एक और भी तरीका है अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का, वो ये है कि आप अरिथमेटिकल ऑपरेशन कंसोल डॉट राइट लाइन में भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, a प्लस b इक्वल टू, तो अब क्या हुआ है कि हमने कंसोल डॉट राइट लाइन को डिफरेंट वे से यूज़ किया है। वो वे हमने क्या किया है कि हमने a प्लस बी इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, मतलब इतना तो हमें समझ है, लेकिन ये चीज़ हमें डिफरेंट की है। ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या कहा है कि कॉमे से पहले जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी पहली वेरिएबल है। ठीक है, और कॉमे के बाद जो है ये आपकी सेकंड है और इसी तरह ये आपकी थर्ड है। ठीक है, यानी कि ये आपकी 0 प्लेस में, ये आपकी 1 प्लेस में है और ये आपकी 2 प्लेस में है। इसका जो रिजल्ट आएगा a प्लस बी को, वो 0 वाले में आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो इधर आ जाएगा 1 में, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 22 है, a माइनस बी इक्वल टू 2 है, a मल्टीप्लाई बाई b 120 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और असल में आपको मज़ा भी इस वीडियो में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें।